जब हम सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे होते हैं तो आए दिन आते हैं। तो उससे संबंधित हम आज चर्चा करेंगे कि कैसे उन चैलेंजेस को हम टैकल कर सकते हैं जिससे कि हमारा कार्य जो है अननेसेसरी बाधित ना हो और हम स्मूथली अपने कार्य को कर सके। तो इसी के क्रम में आज हम बात करेंगे अगले कुछ एक मिनट तक, और आप लोगों के जो भी क्वेरी या फिर जो क्वेश्चंस होंगे उसको हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग बताया कि हम लोग जो आधार यूसीएल बीएलईज हैं, हमारे आधार संशोधन के कार्य करते हैं, तो चूंकि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम काम कर रहे हैं, हमारा आधार यूसीएल सॉफ्टवेयर ऑनलाइन वर्क करता है और उसमें ऑथेंटिकेशन का जो मीडियम है वो आइरिस या फिंगर, हम लोग बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करते हैं। थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा नवल, ये टोटल फॉन्ट साइज जो है थोड़ा बढ़ा लो, तो पूरे पेज का, वर्ड के पेज का फॉन्ट साइज आप बढ़ा लो। हाँ ठीक है सर। हाँ थोड़ा, हाँ ये ठीक है, अभी ठीक है सर? हाँ ठीक है सर, धन्यवाद। हाँ, जैसा कि मैं बता रहा था कि हम लोग जो हमारी आधार यूसीएल बीएलईज हैं, क्योंकि हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं तो इसमें एरर के चांसेस, जब हम एक ऑफलाइन सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे होते थे जिसमें कि ना कोई इंटरनेट की बाधा थी, और अभी चूंकि हम इंटरनेट में भी स्टैटिक आईपी पे काम कर रहे होते हैं, तो जो व्हाइट लिस्टेड आईपी है उसी पे काम कर पाते हैं। कई बार अक्सर देखा जाता है कि कुछ एक बीएलई भाई जो काम कर रहे हैं तो उनका ऑपरेटर सिंक होना, मशीन सिंक होना बंद हो जाता है। उसके पीछे कहीं ना कहीं इंटरनेट के इश्यूज हैं या कुछ और टेक्निकल इश्यूज रहते हैं जिसकी वजह से वो मशीन सिंक होना बंद हो जाती है और हमारा काम बाधित हो जाता है। फिर जो रेजिडेंट्स भी आपके यहाँ पे काम कराने आते होंगे वो आपसे झगड़ते होंगे, कहते होंगे भाई कैसा काम कर रहे हैं आप, आए दिन आपका सिस्टम भी बंद रहता है। तो ऐसी समस्याओं को हम कैसे चेक करें और कैसे हम उसका निदान कर सकते हैं अपने एंड से ही, क्योंकि आपके सपोर्ट के लिए हमारे जिले के जनपद स्तर पे डिस्ट्रिक्ट टीम है और यहाँ पे भी स्टेट में हम लोग हैं जो कि आपको सपोर्ट देते हैं अगर कोई भी आपको टेक्निकल इश्यूज आते हैं। अब चूंकि एक लंबे नंबर्स हैं, बड़े नंबर्स पे आप लोग काम कर रहे हो और केवल हमारे आधार यूसीएल बीएलईज ही काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो आधार का इकोसिस्टम या आधार सॉफ्टवेयर है और उसके बाद जो सर्वर है उस पर जितनी भी रजिस्ट्रार और एजेंसीज हैं, और आधार एक बड़े लंबे स्तर पे यूज किया जाने वाला डॉक्यूमेंट है। तो ऑथेंटिकेशन का जो आधार का सर्वर है वो एक ही प्लेटफॉर्म है और उसी पे सब हिट करते हैं। तो एक ट्रैफिक का भी कभी कभी रहता है कि आधार सर्वर पे लोड होने की वजह से कुछ इश्यूज आते हैं, लेकिन जो हमारे एंड से चीज़ें हैं कि हमारे एंड से कोई चीज़ तो खराब नहीं है, तो उसको कैसे चेक करें तो उस पर हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हमने स्टार्टिंग से ही बोला हुआ है कि जितने भी हमारे आधार यूसीएल बीएलईज हैं जो आधार सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं वो अपने हार्डवेयर को प्रॉपर रखें। हार्डवेयर प्रॉपर रखने का मतलब हम लोगों ने जो कॉन्फ़िगरेशन, जो स्पेसिफिकेशन बताई हुई है लैपटॉप्स की, उस कॉन्फ़िगरेशन के अंतर्गत ही आप अपने लैपटॉप को यूज करें। अपने लैपटॉप में जो विंडो आप यूज कर रहे हैं, विंडो 10 यूज कर रहे हैं या विंडो 11 यूज कर रहे हैं, तो उसके विंडो अपडेट्स को आप ऑफ रखें। कई बार क्या होता है, आप आधार सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो, आप शाम को काम करके बंद करके जाते हो घर और अगले दिन आप जब लैपटॉप ऑन करते हो तो आपका लैपटॉप विंडो अपडेट मांगने लगता है। जब आपका विंडो अपडेट हो जाएगा तो फिर उसके बाद में आपको चैलेंजेस आ सकते हैं, आपका आधार सॉफ्टवेयर काम करना बंद कर सकता है। तो इसीलिए आपको बोला जाता है कि आप विंडो अपडेट है या जो फायरवॉल है उसको आप उसके अपडेट्स को ऑफ रखें, जिससे कि आपके आधार यूसीएल सॉफ्टवेयर पे किसी भी तरह का कोई भी समस्या ना आए। तो सबसे पहली चीज तो बेसिक बात हो गई कि आपको अपना आधार लैपटॉप की जो विंडो अपडेट्स हैं या फायरवॉल है उसको ऑफ रखना है। दूसरा, प्रतिदिन आप जब काम करते हो तो सबसे पहले काम करने से पहले आप चेक कर लें कि आपके सिस्टम का जो टाइम जोन है, टाइम जोन, आप हम चूंकि इंडिया में रह रहे हैं तो हम जनरली अपना जो सिस्टम का टाइम जोन है जो भी यूज करते हैं हम, तो कोलकाता, मुंबई, चेन्नई टाइम जोन रहता है और उसके एज पर ये टाइम जोन जो करंट टाइमिंग इंटरनेट की रहती है, आप जहाँ पे भी काम कर रहे हो, चूंकि हम यूपी में काम कर रहे हैं, यूपी क्या पूरा इंडिया में ही लगभग टाइम जो है वो एक ही सर्वर रहता है, इंटरनेट से कनेक्टेड रहता है। तो आप अपने सिस्टम का जो टाइम जोन के साथ साथ अपने सिस्टम का टाइम चेक कर लें। अगर आपके सिस्टम का टाइम कुछ भी 1-2 मिनट आगे या पीछे है, आप अपने मोबाइल से, चूंकि अभी आप सब लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं तो आपके मोबाइल में इंटरनेट से टाइम सिंक रहता है, तो आप चेक कर लो कि आपके मोबाइल में जो के सिस्टम में भी वही टाइम है। अगर उस टाइम में आपको कुछ एक मिनट का अंतर लग रहा है तो प्लीज आप सिस्टम के, अपने लैपटॉप के
टाइम सेटिंग में जाइए और उसको इंटरनेट से सिंक कर लीजिए, इंटरनेट टाइम जोन से सिंक कर लीजिए। तो आपका जो टाइम है वो एग्जैक्ट जो है, चूंकि जो आधार सर्वर है वो आधार सर्वर इंटरनेट टाइम जोन से मैच टाइम रहता है तभी वर्क करेगा। अगर आपका टाइम 1-2 मिनट भी पीछे रहेगा तो फिर आपका ऑपरेटर सिंक नहीं होगा और आपको मैसेज दिखाई देगा ऑपरेटर सिंक फेल्ड। मैं आपको स्क्रीन भी दिखाने जा रहा हूँ। इस तरह से आपको मैसेज कई बार दिखाई देता है। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपका जो टाइम जोन है, मतलब आपके लैपटॉप का टाइम, क्या आपके जो इंटरनेट स्टैंडर्ड टाइम है उससे मैच हो रहा है। अगर नहीं है तो आप प्लीज सबसे पहले उसको चेक करिए और उसको सिंक करके आप मैच करिए। आपका टाइम लैपटॉप को मैच होना चाहिए। दूसरी चीज, आपकी स्टैटिक आईपी, आप जिस स्टैटिक आईपी को आपने हम लोगों के साथ में शेयर किया होगा, जो आपकी वाइट लिस्टेड स्टैटिक आईपी है, आप गूगल पे जाके गूगल क्रोम में या फिर वेब ब्राउजर जो भी यूज कर रहे हैं, आप वहां पे लिखिए व्हाट इज माई आईपी। तो गूगल पे जब आप व्हाट इज माई आईपी सर्च करेंगे तो आपको अपने सिस्टम में जो आपके आईपी करंट टाइम में आप यूज कर रहे हो, जिससे आपका इंटरनेट चल रहा है, वो आपको प्रदर्शित होगी। आपको जो स्टैटिक आईपी आपके स्क्रीन पे प्रदर्शित हो रही है, आप इस चीज को चेक करिए। क्या आपने जब वेंडर से, जिस भी आईएसपी से आपने इंटरनेट कनेक्शन लिया था, तो उस टाइम पे जो उसने आपको आईपी प्रोवाइड कराई थी, क्या सिस्टम पे आज की डेट में भी वही आईपी आ रही है? जो आपकी व्हाइट लिस्टेड आईपी है, आपके सिस्टम की स्क्रीन पर अगर वही आईपी दिख रही है तो फिर कोई इशू नहीं है, मतलब आपका इंटरनेट का कोई इशू नहीं है, आपका इंटरनेट प्रॉपर वर्क कर रहा है, आपके सिस्टम में वही आईपी है जो आपने व्हाइट लिस्ट कराई थी। अल्टिल अनलेस अगर कोई भी किसी वजह से आपकी आईपी चेंज नहीं हुई है तो आपको इंटरनेट की वजह से फेल टू सिंक ऑपरेटर की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर इन केस वेंडर की तरफ से आईपी चेंज हो गई है, कुछ बीएलईज बोलते हैं नहीं सर हमने आईपी चेंज नहीं कराई है, तो आप चेक करें। अगर वहां पे चेंज दिख रही है आपको आईपी, आपने जो स्टार्टिंग में हम लोगों के साथ शेयर की थी, स्क्रीन पे कुछ और आ रही है, तो तुरंत आप अपने वेंडर से हो, इसलिए आपकी आईपी चेंज हो गई है। वेंडर से आप कंसल्ट करेंगे, अगर वेंडर आपका जो आईपी आपकी पहले थी उसको दोबारा से आपको प्रोवाइड करा देगा और आपके सिस्टम पे वही आईपी आ जाएगी, तो आपका फेल टू सिंक ऑपरेटर की समस्या सॉल्व हो जाएगी, आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। इन केस अगर वेंडर बोलता है कि हाँ कुछ वजह थी, इस वजह से मेरी तरफ से आईपी चेंज हो गई है, आपने, हो सकता है कई बार आप लोग रिन्यूअल कराते हो आईपी का, क्योंकि ईयरली आप लोगों को कुछ ना कुछ स्टैटिक आईपी का चार्जेस देने होते होंगे। तो कई बार जब आईपी का आप रिन्यूअल कराते हो, जो भी उसका ईयरली प्लान है आपने ले रखा है, उस ईयरली प्लान के या मंथली प्लान के अकॉर्डिंग साल में एक बार जो स्टैटिक आईपी के चार्जेस जाते हैं, तो हो सकता है उस रिन्यूअल के टाइम पे उसकी तरफ से आईपी चेंज कर दी गई हो और आपको बताया नहीं उसने, तो आपको आईपी चेक कर लेनी है इस केस में, अगर आपका फेल टू सिंक ऑपरेटर आता है विद सर्वर लिख के। ठीक है, अगर वेंडर बोलता है कि मैं वही आईपी दे दे रहा हूँ या मैं अपनी तरफ से आईपी चेंज नहीं कर पाऊंगा, आपको इसी आईपी पे काम करना पड़ेगा। अगर आपको उसी आईपी पे काम करना पड़ेगा जो चेंज हो गई है, तो फिर आप हमें स्टैटिक आईपी जो चेंज आपकी हो गई है उसको व्हाइट लिस्ट कराने के लिए हमारे साथ में शेयर करेंगे और हम आपकी आईपी दोबारा से व्हाइट लिस्ट कराएंगे, आपकी मदद करेंगे इस केस में। यहाँ पे आपको एक थोड़ी सी चीज देखने वाली ये है कि फेल टू सिंक ऑपरेटर विद सर्वर, और एक आपको स्क्रीन कई बार दिखाई देगी फेल टू सिंक ऑपरेटर ड्यू टू नेटवर्क एरर। अगर नेटवर्क एरर लिख के आ रहा है, जो एरर टाइप है, दो तरह के एरर टाइप आते हैं जब आपका ऑपरेटर सिंक होना बंद हो जाएगा। एक तो आपको दिखाई देगा कि फेल टू सिंक ऑपरेटर ड्यू टू नेटवर्क एरर, और एक दिखाई देगी आपकी स्क्रीन सीधा सिंपल सा लिख के आएगा फेल टू सिंक ऑपरेटर विद सर्वर। विद सर्वर वाले केस में आपको आईपी चेक करनी है कि आईपी चेंजेस तो नहीं हुए हैं कुछ किसी तरह से, और अगर आपको ड्यू टू नेटवर्क एरर लिख के आ रहा है तो उस केस में आपको चेक करना है, हो सकता है आपकी विंडो अपडेट हुई होगी, विंडो अपडेट हुआ है या किसी तरह का आपके सॉफ्टवेयर में अपडेट हुआ है। कई बार वर्जन अपडेट होता है, तो वर्जन अपडेट होने पर भी आपको ड्यू टू नेटवर्क इशू आपको लिख के आएगा और फेल टू सिंक ऑपरेटर दिखाई देगा, आपको आपका ऑपरेटर सिंक होना बंद हो जाएगा। तो इस केस में आपको सिंपल से क्या करना है, प्रॉक्सी फाइल, जिस प्रकार आप लोगों ने जब आप अपनी मशीन रजिस्टर फर्स्ट टाइम कराई होगी तो उस समय आपने प्रॉक्सी फाइल को, जो आधार एनरोलमेंट क्लाइंट में जाके CONF नाम से फोल्डर होता है, उसके अंदर प्रॉक्सी डॉट प्रॉपर्टीज नाम से एक फाइल देती है, उसको रिप्लेस कराते हैं फर्स्ट टाइम में। क्योंकि आप लोग स्टैटिक आईपी एक व्हाइट लिस्टेड आईपी पे काम कर रहे हो, तो उसको जो प्रॉक्सी सर्वर है उससे आपको जो एक प्रॉक्सी फाइल शेयर की गई है, उसको जब तक आप रिप्लेस नहीं करेंगे तब तक आप काम नहीं कर पाते हो। तो
वहाँ पे आपको जाके सिंपल सा जो प्रॉक्सी फाइल हम उन लोगों के द्वारा CSC नेटवर्क के द्वारा आपको शेयर की गई है, उस आईपी को रिप्लेस करा देना है। जब आप वो आईपी रिप्लेस कर दोगे तो आपकी जो मशीन है फेल टू सिंक ऑपरेटर डिटेल ड्यू टू नेटवर्क इशू के कारण सिंक नहीं हो रही थी, वो सिंक होना शुरू हो जाएगी। तो दो तरह के ऑपरेटर सिंक करते समय एरर्स आते हैं। एक केस ये भी हो सकता है कि आपने अपना लैपटॉप चेंज किया, हमसे नया लैपटॉप रजिस्टर कराया है, या आपने फर्स्ट टाइम भी लैपटॉप रजिस्टर कराया है और इन केस आपका L2 प्रोसेस जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया है, तब भी आपको जो ये फर्स्ट वाली स्क्रीन है फेल टू सिंक ऑपरेटर विद सर्वर, ये स्क्रीन आपको प्राप्त होगी। तो फेल टू सिंक ऑपरेटर जो स्क्रीन आती है उसके 2-3 रीजन हो सकते हैं। या तो आपका जो सिस्टम का टाइम है वो आपका कुछ जो है वेरी कर रहा है इंटरनेट टाइम जोन से, हो सकता है। कई बार हम लोग चेक करते हैं तो कई बार सिस्टम के टाइम जो है आगे भी चल रहे होते हैं। जैसे प्रेजेंट टाइम में बात करें अभी तो 4:16 है, 4:16 होना चाहिए, तो हम लोग जब रिमोट पे देखते हैं तो वहाँ पे 4:20 हो रहा होता है। तो प्लीज आपको टाइम चेक कर लेना है। तो ये पहला रीजन हो सकता है ऑपरेटर सिंक न होने में। दूसरा रीजन आपकी जो प्रॉक्सी फाइल वाला जो एरर मैंने आपको बताया, ये अगर प्रॉक्सी फाइल आपकी काम करना बंद कर दिए तो वहाँ पे आपको नेटवर्क इशू लिख के आएगा। कुछ BLE थोड़े जो BLE नॉलेज रखते हैं कुछ आधार से, तो वो कई बार बोलते हैं कि सर प्रॉक्सी रिप्लेस कर दीजिए, हमारा ऑपरेटर सिंक नहीं हो रहा है। तो प्रॉक्सी वाला जो इशू है वो किस टाइम पे होना है, जब नेटवर्क इशू लिख के आएगा, ठीक है। और अगर L1 के बाद में आपकी मशीन रजिस्टर हुई थी, L2 प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आपको ये विंडो प्राप्त होगी। उस केस में भी आपका ऑपरेटर सिंक नहीं होता है। तो आप लोगों को कई बार हम लोग जब आपका L1 होता है तो मेल करते हैं कि आपका L2 प्रोसेस सक्सेसफुल हो गया है, आप प्लीज अपना काम स्टार्ट करें, ठीक है। तो अगर उसके बावजूद भी आपको ऑपरेटर सिंक नहीं होता है तो प्लीज हम लोग के साथ में चेक कराएं। पहले जो चीजें मैंने बेसिक सी चीजें बताई उस चीज को चेक कर ले, अगर वो चीजें ठीक हैं तो फिर हम लोगों को रिमोट पे चेक कराएं। हो सकता है जो आपकी मैक आईडी और आपकी स्टेशन आईडी, क्योंकि जो L2 है, L2 प्रोसेस में मैक आईडी और आपकी स्टेशन आईडी को मैप किया जाता है आधार सर्वर से। उस समय पे कुछ एक अगर चेंजेस रहे होंगे तो सक्सेसफुल कई बार जो है नहीं हो पाता है, तो उस वजह से भी आपकी मशीन सिंक नहीं होगी। तो प्लीज इस चीज को चेक करा लें। इसके आगे एक एरर नॉर्मली हम लोग ने देखा है, कई बार आता है, आप लोगों को फेस करना पड़ता है कि आप लोग काम कर रहे होते हो और आप कल शाम तक आपने काम किया, और या कई बार आप दिन में ही काम कर रहे थे, एक बार आपका क्लाइंट बंद हुआ और दोबारा से आपने क्लाइंट खोला तो आपको लिख के आएगा योर क्लाइंट हैज बीन इज ब्लॉक्ड फॉर एनरोलमेंट। इसका मतलब सिंपल सा ये है, इसमें लिख के भी आता है कि कई बार आप लोग आधार सर्वर पे, आधार सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो, तो आधार सॉफ्टवेयर पे हम लोग हमेशा मना करते हैं कि आधार सॉफ्टवेयर अगर आपका खुला हुआ है, ओपन है उसकी विंडो, आपने लॉगिन किया हुआ है, आप बैकएंड से कोई भी सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल या इंस्टॉल कर रहे हो, कई बार प्रिंटर का आप ड्राइवर इंस्टॉल कर रहे होते हैं, या आप किसी भी आपकी आयरिस डिवाइस काम करना बंद कर दी तो उस समय आप इंस्टॉल कर रहे हैं, या आप फिंगरप्रिंट डिवाइस इंस्टॉल कर रहे हैं, या कोई भी और भी सॉफ्टवेयर या डिवाइस को आप इंस्टॉल कर रहे होते हैं, उस टाइम में अगर किसी भी तरह का कुछ चेंज मशीन कोड से संबंधित होगा, उसकी कॉन्फ़िगरेशन में कुछ चेंजेस अगर हार्डवेयर में होगा, तो आप दोबारा, या फिर आपका जो क्लाइंट है हैंग हो गया उस बीच, जिस टाइम पे आप किसी भी तरह का कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे थे, अगर आपका क्लाइंट हैंग होता है और दोबारा से आप उसको री लॉगिन करते हैं तो ये विंडो आपको दिखाई देती है कई बार, योर क्लाइंट इज ब्लॉक्ड फॉर एनरोलमेंट। इसीलिए कभी भी आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें या कोई भी हार्डवेयर आप अपने सिस्टम में प्रिंटर या कोई डिवाइस इंस्टॉल करें, तो प्लीज उस समय पे आप अपना जो सॉफ्टवेयर है आधार का, उसको क्लोज करने के बाद ही करें। सॉफ्टवेयर जब आपको ओपन है तो उस टाइम पे किसी भी तरह का कोई भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर से संबंधित चेंजेस अपने आधार वाले लैपटॉप में ना करें, क्योंकि अगर कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस हो जाएगा तो आपका क्लाइंट ब्लॉक हो जाएगा और फिर आप काम नहीं कर पाओगे। इसका सॉल्यूशन आपको क्या करना है, सिंपल सा आधार की जो सर्विसेज हैं, 4 सर्विसेज होती हैं, आधार OTA सर्विस है, आधार QSSI TV सर्विसेज है, आधार मल्टीपल सर्विसेज होती है, आधार BDM से संबंधित जो सर्विसेज हैं, वो चारों सर्विसेज को आपको स्टॉप करके स्टार्ट करना है और अपना लैपटॉप शट डाउन करके दोबारा से ऑन करना है, रीस्टार्ट करना है। इस केस में पहला जो सजेशन है कि आप लैपटॉप को रीस्टार्ट करेंगे तो ये चल जाएगा। इन केस अगर फिर भी नहीं चलता है
तो फिर इट मीन्स ये पॉसिबिलिटी है कि आपके सिस्टम की मैक आईडी चेंज हुई है। मैक आईडी का मतलब मशीन आईडी, कोई भी सिस्टम आप यूज कर रहे हो तो उसकी एक अपनी एक यूनिक एक मशीन आईडी होती है, जो कि आपका जो सीपीयू आप यूज कर रहे हो, मदरबोर्ड यूज करते हैं, उससे सीधे डायरेक्ट लिंक रहती है, उससे उसको कोरिलेट किया जाता है। अगर उसमें किसी भी तरह का मैक आईडी में कोई चेंजेस हो गए आपके, तो फिर आपका क्लाइंट जो है वो काम नहीं करेगा। आपको फिर हम लोगों से संपर्क करना होगा, हम आपको बताएंगे कि उस केस में क्या करना है। मशीन उस केस में दोबारा से आपको रजिस्टर करानी होगी अगर मैक आईडी आपकी नहीं रीस्टोर हो रही है। इस केस में आप ये भी कर सकते हो, आप अपने सिस्टम की जो प्रॉपर्टी अपने विंडोज में सिक्योरिटी ऑप्शंस में जाके उसको रीस्टोर करेंगे, तो रीस्टोर करने पे आपकी मैक आईडी दोबारा से जो प्रॉपर्टीज आपके लास्ट कॉन्फ़िगरेशन थी उसको रीस्टोर कर लेता है सिस्टम, और उस पर वो रिटेन हो जाता है, फिर उसके बाद में आप काम कर पाते हैं। तो क्लाइंट ब्लॉक होने के रीजन मैंने आपको बताया कि क्या है। आप कई बार काम कर रहे होते हो, आपका सिस्टम एक साथ हैंग हो जाता है, हैंग होने पे आप कुछ भी करते हो डायरेक्ट बंद कर देते हो लैपटॉप। कई बार लैपटॉप डायरेक्ट शट डाउन, जो नॉर्मली हमको क्या बताया गया भाई, हम लोग जब भी अपना लैपटॉप है तो जो प्रोसेस है स्टार्ट पे जाते हैं और शट डाउन कमांड के थ्रू शट डाउन करना चाहिए हमेशा अपना सिस्टम को। हम कई बार डायरेक्ट बंद कर देते हैं, या फिर आपके लैपटॉप में बैटरी बैकअप नहीं है तो लाइट से आप डायरेक्ट चला रहे हो अडेप्टर के थ्रू, और लाइट जाने पे एक साथ शट डाउन हो गया और आपका क्लाइंट उसमें ओपन था। उस केस में भी जो है आपका क्लाइंट ब्लॉक हो सकता है आधार, और आप एनरोलमेंट करने में असमर्थ रहेंगे। क्लाइंट ब्लॉक ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड शटडाउन, किसी भी तरह का अनएक्सपेक्टेड शटडाउन मतलब आप जो नॉर्मल है प्रोसेस उसके थ्रू ना करके आपने डायरेक्ट बंद कर दिया या डायरेक्ट बंद हो गया आपका सिस्टम। हार्डवेयर चेंजेस कोई भी हो सकता है, आपने हार्डवेयर को इंस्टॉल किया, सॉफ्टवेयर आपने डाला, उसमें भी हो सकता है। कई बार आप लोग मदरबोर्ड जब कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपना लेके जाते हो और उसको सर्विस कराने के लिए एजेंसी, जो भी आपका वेंडर है या फिर दुकान है, तो उस समय पे भी अगर उसने कुछ चेंजेस किए आपके मदरबोर्ड में कुछ चिप लेवल से कोई भी आपकी जो उसने रिपेयरिंग की है, तो उस केस में भी आपका क्लाइंट ब्लॉक हो जाएगा कि आपकी मैक आईडी चेंज हो जाएगी। तो प्लीज़ आधार सॉफ्टवेयर, जैसे लैपटॉप में आप आधार सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो तो उसको थोड़ा सा आप चूँकि इस ऐसे सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो जो कि बड़ा ही सेंसिटिव है, इसके अपने सिक्योरिटी फीचर्स हैं, तो अननेसेसरी इसके साथ में आपको कोई भी चेंजेस इस तरह से नहीं करने हैं। और आधार सॉफ्टवेयर जिस लैपटॉप पे काम कर रहे हो आप उसमें आधार से संबंधित ही वर्क करें। अननेसेसरी जो कुछ एक ब्राउजर है या वेबसाइट्स हैं उनको विजिट ना करें, ठीक है, उनको ओपन ना करें अपने सिस्टम में। एक एरर और आता है, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आप लोग देखते हो कई बार आप लोग आप काम कर रहे हो, अगले दिन काम करने आए तो वहाँ पे आपने ऑपरेटर सिंक वाला पेज भी ओपन हो गया। ऑपरेटर सिंक पेज ओपन होने के बाद में ओटीपी आता है, ओटीपी डाल के आप लोग वेरीफाई करते हो, तो ओटीपी वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको दिखाई देता है क्लाइंट एरर, सिंक ऑपरेटर सिंक फेल्ड ड्यू टू क्लाइंट एरर। इस केस में क्या करना है आपको, जो आपका आयरिस मंत्रा का ड्राइवर है, आप लोग आयरिस जो डिवाइस है वो जनरली सभी लोग हमारे जितने भी यूजुअल भाई हैं वो सब मंत्रा डिवाइस यूज कर रहे हैं, तो आपको सिंपल से क्या करना है इस केस में, इन केस अगर आपका ओटीपी वेरिफिकेशन वाले पेज पे ऑपरेटर सिंक फेल्ड ड्यू टू क्लाइंट एरर अगर आ रहा है तो उसमें आपको आयरिस मंत्रा का ड्राइवर दोबारा से कंट्रोल पैनल में जाके अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करना है। आपकी ये प्रॉब्लम यहाँ से जो आप फेस कर रहे थे वो रिजॉल्व हो जाएगी, आपको अननेसेसरी परेशान नहीं होना पड़ेगा, आपका कार्य बाधित नहीं होगा। एक सबसे ज्यादा हम लोग के पास में क्वेरी आती है और आप लोग कॉल करते हो एक चीज के लिए, जिसमें मेजर जो हम लोग अभी पिछले कुछ एक समय से देख रहे हैं, या कई बार आप लोगों की विंडो अपडेट होता है या फिर सॉफ्टवेयर अपडेट भी होता है। सॉफ्टवेयर के वर्जन जब भी अपडेट होते हैं, जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में 173, 174, 175 पर भी कुछ हमारे यूजर भाई हो सकता है काम कर रहे होंगे, तो उस टाइम पीरियड पे क्या होता है, आपका जब सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ या विंडो अपडेट हुई या जो चेंजेस मैं अभी पिछले उसमें बता रहा था कि अनएक्सपेक्टेड शटडाउन किसी भी वजह से, कोई भी रीजन हो सकता है, या कई बार जो टाइम जोन की मैं प्रॉब्लम बता रहा था उसकी वजह से भी आपका क्लाइंट जो है ऑटो हाइड होना शुरू हो जाता है। मतलब जो लॉगिन पेज है आपका, आप जो आधार एनरोलमेंट क्लाइंट आपके डेस्कटॉप पे रहता है, आप उसको डबल क्लिक करते हो तो ओपन करने के बाद में आपका यूजर नेम डालने वाली विंडो आती है नॉर्मली जब आप काम कर रहे होते हो। लेकिन आपने जब डबल क्लिक किया तो आपकी वो विंडो नहीं आ रही है, लॉगिन पेज नहीं आ रहा है, क्या हो जा रहा है, बस पेज आता है, थोड़ी देर खुलेगा और बंद हो जाता है।
या पेज आपके सामने बस दिखता है सेटिंग अप ट्रांसलेशन इस तरह से लिख के आता रहता है बस, लेकिन लॉगिन पेज नहीं आता जिसमें कि आप अपनी यूजर आईडी डालते हो, अपनी ऑपरेटर आईडी डाल के लॉगिन करते हो। तो ऑटो हेड या पेज ना खुलने पर आपको क्या करना है उस केस में, आपको सिंपल सा, देखिए मैं जो ये प्रोसेस बता रहा हूँ आपको, आप जितने भी हमारे पीएलई भाई हैं, कुछ ऑपरेटर्स हैं जो कि बहुत समय से काम कर रहे हैं, वो इतने यूजर फ्रेंडली हैं सॉफ्टवेयर के प्रति, ये वाला जो स्टेप बता रहा हूँ बाकी मैंने बताया आपको वो नॉर्मल है, आप कर सकते हो उनको चेक, लेकिन ये जो मैं आपको थोड़ा सा अभी बताने जा रहा हूँ इसमें थोड़ी सी कुछ टेक्निकलिटी है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को फॉलो नहीं करोगे तो हो सकता है आपके आधार सॉफ्टवेयर में कुछ और भी इश्यूज आपको फेस करने पड़ सकते हैं। तो इस केस में अगर आपका सॉफ्टवेयर ऑटो हाइड हो रहा है, ओपन नहीं हो रहा है, तो इस वाले प्रोसेस को रिक्वेस्ट रहेगी सभी बीएलई भाई से, आप इस प्रोसेस को अच्छे से समझ लें तभी कर पाएँ। अननेसेसरी आप इसको ट्राई नहीं करेंगे ज़्यादा। अगर आपने ये एक बार प्रोसेस फॉलो कर लिया उसके बाद भी नहीं हुआ तो प्लीज़ हमारे जनपद में टीम है, डीएमपीसीज हैं, उनको बताइए अपनी प्रॉब्लम, वो हमारे साथ में शेयर करेंगे, या हम लोगों के साथ में डायरेक्ट भी आप कॉल करते हो, हम लोग आपसे बात करते हैं, आपके साथ में टच में रहते हैं, तो हमारे साथ में शेयर करें अगर आपका सॉफ्टवेयर ऑटो हाइड हो रहा है, या अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के साथ में संपर्क करें। बाकी मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, तो इस प्रोसेस को समझ लें कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे करना है। इसके लिए आपको आधार एनरोलमेंट क्लाइंट जो कि सी ड्राइव में आपके रहता है, उसमें आपको जाने से पहले सबसे पहले आपको सर्विस में जाना है। सर्विस में जाके, क्योंकि जो भी आधार पे काम कर रहे हैं हमारे पीएलई भाई सब अवेयर हैं कि सर्विस कहाँ से ओपन की जाती है। आप स्टार्ट पे जाते हो, वहाँ जाके सर्विस लिखते हो, सर्विस लिखने के बाद में आपको इस तरह से एक विंडो प्राप्त होती है जिसमें कि आपको आधार से संबंधित स्टार्टिंग में 4 सर्विसेज मिलती हैं, दिखाई देगी आपको। आधार एनरोलमेंट क्लाइंट सर्विस, आधार मल्टीपल डिवाइस, आधार QSSI टीवी और आधार OTA सर्विस भी होती है। यहाँ पे जो स्क्रीन में दिखा रहा हूँ आधार OTA सर्विस नहीं दिख रही है, लेकिन आधार OTA सर्विस भी रहती है। यहाँ पे आपको सबसे जो अहम बात है इस केस में क्या करना है, आधार QSSI टीवी जो सर्विस है उसको स्टॉप करना है। नॉर्मली आपको स्टार्ट मिलेगी वो सर्विस, आपको यहाँ पे जाके स्टॉप करना है। स्टॉप करने के बाद में यहाँ पे स्टार्ट दिखने लगेगा आपको, यहाँ पे जो मैं बताने जा रहा हूँ यहाँ स्टार्ट दिखेगा, तो आपको स्टार्ट नहीं करना है, स्टॉप करना है। और स्टॉप करने के बाद आपको सी ड्राइव में जाना है। आधार एनरोलमेंट क्लाइंट में आपको डेटा नाम से फोल्डर मिलेगा, डेटा के अंदर आपको LBS फोल्डर मिलेगा, ठीक है। LBS फोल्डर के अंदर आपको क्या करना है, LBS फोल्डर को वहीं पे कॉपी करके पेस्ट कमांड देनी है। जब आप कॉपी करके पेस्ट कमांड देते हो तो ये इस तरह से डेटा नाम से फोल्डर आपको मिलेगा। इसके अंदर आर्चिव ये सारी फाइल्स रहती हैं, इंपोर्ट फाइल रहती है, LBS रहती है, पैकेट है, स्टेशन है, जो भी आप पैकेट्स क्रिएट करते हो वो पैकेट वाले जो फोल्डर आ रहा है उसके अंदर रहते हैं, सेव रहते हैं वो आपके क्लाइंट में। तो यहाँ पे आपको LBS नाम से जो फोल्डर मिलेगा उस फोल्डर को कॉपी करके वहीं पेस्ट करना है। और पेस्ट करने के बाद में आपको LBS डैश कॉपी नाम से एक फोल्डर नजर आएगा, और LBS डैश कॉपी नाम से जो फोल्डर आएगा उसको सिंपल से आपको LBS डैश ओल्ड नाम से रिनेम करना है। जैसे मैंने जो स्क्रीन आपको शो की है यहाँ पे मैं इस चीज़ को कर चुका हूँ, इसलिए आपको LBS डैश ओल्ड दिखाई दे रहा है। हमें क्या करना है, ऑटो हाइड होने पे LBS नाम से एक फोल्डर होगा, उस LBS फोल्डर को कॉपी करके वहीं पेस्ट करना है। तो कॉपी पेस्ट जब करते हैं तो उसकी कॉपी एक क्रिएट हो जाती है। क्या फोल्डर क्रिएट होगा, LBS डैश कॉपी नाम से एक फोल्डर क्रिएट होगा। LBS डैश कॉपी नाम के फोल्डर को आपको LBS डैश ओल्ड नाम से सिंपल सा कॉपी को ओल्ड से रिप्लेस करना है, ठीक है। कॉपी को आपने ओल्ड से जब रिप्लेस कर देंगे तो LBS डैश ओल्ड नाम से एक फोल्डर आपको दिखाई देने लगेगा। अब जो LBS नाम का फोल्डर जो आपका ओरिजिनल फोल्डर था LBS, उस LBS के अंदर आपको कुछ एक फाइल मिलेंगी, उस फाइल को आपको क्या करना है, सेलेक्ट ऑल करके डिलीट कर देना। और फिर से आपको सर्विस में जाना है। सर्विस में जाके आपको जो हमने स्टॉप की थी सर्विस आधार QSSI टीवी सर्विसेज, उस सर्विसेज को आपको स्टार्ट कर देना है। स्टार्ट करने के बाद में आप अपना डेस्कटॉप पे आ जाएंगे, और डेस्कटॉप पे जाने के बाद आपको 2-3 बार राइट क्लिक करके अपना रिफ्रेश क्लिक करना है, जैसे कि नॉर्मली करते हैं, कोई भी आप चेंजेस करते हो तो डेस्कटॉप पे जाके रिफ्रेश कर लेंगे अपना विंडो को। जब आपकी रिफ्रेश हो जाएगी विंडो, उसके बाद आपको आधार एनरोलमेंट क्लाइंट पे डबल क्लिक करके ओपन करना है। आपका क्लाइंट ओपन होने लगेगा। अगर ऑटो हाइड की समस्या आती है तो इस केस में
आपको ये प्रक्रिया फॉलो करनी है। इस प्रक्रिया में थोड़ी सी कुछ एक टेक्निकलिटी है, इस प्रोसेस को समझने में हो सकता है कुछ बीएलई भाई या कुछ ऑपरेटर्स को समस्या हो सकती है, जिनको मैंने ये प्रोसेस समझाया, समझ में आ गया है। इसका प्रोसेस मैनुअल आपको हमने शेयर किया था, हम शेयर कर देंगे दोबारा से कि किस तरह से करना है इसको। तो ये एक आम बात है, ये प्रॉब्लम बहुत आती है हम लोगों के पास में। प्रतिदिन आप समझने की कोशिश करिए, जितने भी हमारे आधार ऑपरेटर काम कर रहे हैं, 10 से 15 केसेस नॉर्मली इस तरह से हमारे पास आते हैं। और पता नहीं कितने हमारे ऑपरेटर भाई ऐसे हैं जिनको ये समस्या आती है, वो परेशान रहते होंगे, कई बार खुलता है, नहीं खुलता है। तो इसलिए मैंने इस प्रोसेस को आपको बताया कि आपका अननेसेसरी काम बंद ना हो, आपको ज़्यादा कहीं परेशान नहीं होना पड़ेगा, कहीं कॉल नहीं करनी है। आप कुछ एक बेसिक जानकारी, आप जिस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो, आप जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, अगर आप उससे संबंधित बेसिक जानकारी रखेंगे तो आपको अननेसेसरी परेशान नहीं होना पड़ेगा, आपके रेजिडेंट परेशान नहीं होंगे, क्योंकि आप जो काम कर रहे हो एक बड़ा ही लोगों की सर्विस वाला, सिटीजन को सर्विस दे रहे हैं। अगर छोटी छोटी चीज़ों पे आपका काम बंद हो जाएगा, जो इनकी आप खुद भी अपने आप से चेक करके चीज़ों को सही कर सकते थे, तो अननेसेसरी आपके रेजिडेंट परेशान होंगे, वापस जाएंगे। और एक बार कोई रेजिडेंट अगर 2-3 बार वापस चला जाता है, कोई रेजिडेंट आया, आपने बोला कल आ जाइए, कल आया तो कल भी काम नहीं हुआ, 2 दिन बाद आता है तो 2 दिन बाद फिर काम नहीं होता है उसका, तो फिर उस केस में क्या होता है ना, आप फेस वैल्यू खराब होती है, फुटफॉल खराब होगा। आपके यहाँ पे जो लोग काम कराने आ रहे हैं वो जाके 2 लोगों को और ही बताएंगे, भैया वहाँ जाते हैं उनका हमेशा सिस्टम खराब ही रहता है। तो प्लीज़ थोड़ा सा अपनी नॉलेज को हम अपडेट रखें, चीज़ों को समझ के काम करेंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और लोगों को विश्वास हमारा बना रहेगा। ठीक है, तो ये जो कुछ एक पॉइंट्स हमने आपको बताए, उसका थोड़ा सा बताने का पर्पज़ यही था। हम लोग बाकी आपको चीज़ें बताते रहते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट से संबंधित जो भी अपडेट्स आते हैं, ग्रुप्स बने हुए हैं हमारे, तो ग्रुप्स में आपको बताते रहते हैं जो भी नई नई चीज़ें आती हैं, आपके साथ में हम शेयर करते हैं। और प्लीज़ थोड़ा विजिलेंट रहें, आपके आसपास कोई भी अगर दिखता है कि भी गलत तरीके से कोई काम करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आधार यूसीएल, आधार संशोधन अगर प्रॉपर बात करें और यूसीएल की बात करें, तो यूसीएल सॉफ्टवेयर पे केवल हमारे जो सीएससी बीएलई हैं और सीएससी बीएलई भी वो जो बैंक पीसी हैं, और बैंक पीसी में भी जिसको हमने काम दिया है, जो ऑथराइज हैं, जिनका मशीन हमने लैपटॉप रजिस्टर किया है, जो ऑथराइज है सीएससी की तरफ से यूसीएल पे काम करने के लिए, तो यूसीएल सॉफ्टवेयर केवल उन्हीं के द्वारा चलाया जाता है। अगर आपको कुछ भी लगता है आपके आसपास कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसके पास ना सीएससी है ना पीसी है और किसी भी दूसरी तरीके से या किसी भी गलत तरीके से कोई प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है, और या फिर आपको कोई भी इंसिस्ट कर रहा है इनसे कुछ काम करने के लिए कि आप ये कर लीजिए, है, या आपको कुछ लोभन दे रहा है कि नहीं आप जो है ऐसे हमारे साथ काम कर लीजिए, आपका बिजनेस बढ़ जाएगा, तो प्लीज़ कोई भी किसी भी तरह का कोई बाईपास सिस्टम यूज ना करें, ना उसका पार्ट बने। और प्लीज़ अगर कोई अभी आपके नॉलेज में ऐसी चीज़ें आती हैं तो हमारे जनपद पे डीसीटीएम्स हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट टीम है, उनके साथ शेयर करें तुरंत, या हमारे साथ में शेयर करें। हमारे नंबर्स आप लोगों के साथ में, मेरा नंबर भी आप सभी बीएलई भाई के पास है, तो प्लीज़ हम लोगों के साथ में शेयर करें, क्योंकि सीएससी ने आधार के साथ में बड़े लेवल पे काम किया है और हम लोग लगभग 8 से 9 साल से ज़्यादा हो गए, लगभग 10 साल होने का है आधार सर्विस के साथ में जुड़े हुए हैं। यूआईडी अथॉरिटी के द्वारा हमको ये काम, बीच में कुछ एक चीज़ें दिक्कत परेशानी आई तो दोबारा हमको काम दिया गया, क्योंकि विश्वास है सीएससी और हमारे जो बीएलई भाई हैं उनके साथ में एक विश्वास वाला पार्ट जुड़ा हुआ है। तो प्लीज़ हमारी जिम्मेदारी है इस विश्वास को बनाए रखना, जो कि हमें सरकार अथॉरिटी के द्वारा दिया गया है, जो जिम्मेदारी से हमें काम करना है और किसी भी रेजिडेंट से उसको मिसगाइड नहीं करना है और ओवरचार्ज नहीं है। जो भी निर्धारित शुल्क है, प्लीज़ 50 रुपये शुल्क है आधार